नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हर्ष वी पंत जो सामान्यतः आईआर के आर्टिकल लिखते हैं उनके द्वारा और अंगद सिंह के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। वैसे देखो, परंपरागत रूप से हमारे आसपास के रीजन में हमारी एयरफोर्स के पास रिलेटिव एडवांटेज रहा है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज एयरफोर्सेज। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, इवन चाइना की एयरफोर्स हो, इनसे हमारी एयरफोर्स अच्छी रही है परंपरागत रूप से। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपको पता ही है कि चाइना ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है, ना सिर्फ इकोनॉमी के क्षेत्र में बल्कि अपने मिलिट्री के क्षेत्र में भी। चाइना ने अब तो अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कर लिए हैं और चाइना की जो एयरफोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अगर इंडिया चाहता है हम भी हमारी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें तो इंडिया को दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो देखो, चाइना की एयरफोर्स के पास, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास उससे बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एक तो ये डायमेंशन है। दूसरा, हमारे पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट भी ज़्यादा होने चाहिए। मतलब ना सिर्फ हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए बल्कि क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए एयरक्राफ्ट की। अगर हम ये दोनों चीज़ें इंश्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर से एयरफोर्स के मामले में हमारे पास एडवांटेज होगा एज कंपेरिजन टू चाइना एंड पाकिस्तान। अभी हाल ही में पहला राफेल इंडिया को मिल गया। पहले क्या होता था, हम एयरक्राफ्ट किसी देश से, किसी कंपनी से परचेज करते थे, जबकि एयरक्राफ्ट से जो मिसाइल लॉन्च की जाती है वो किसी दूसरे देश से परचेज करते थे, दूसरी कंपनी से परचेज करते थे। तो एयरक्राफ्ट की मॉडिफिकेशन में समय लग जाता था और काफ़ी बार तो मॉडिफिकेशन अच्छे से हो भी नहीं पाती थी, तो एयरक्राफ्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती थी। लेकिन इस बार राफेल के मामले में हमने डसोल्ट जो कंपनी है जिससे हम राफेल ले रहे हैं, हमने पहले ही उनको बोल दिया, भैया आप हमसे पैसे ले लो, हमें कंप्लीट और टाइटली इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट चाहिए ताकि ये वेपन्स हम इस एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकें। तो राफेल पहले से ही हमें उसी प्रकार से राफेल एयरक्राफ्ट बना के दे रहा है, तो मॉडिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी अच्छी मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं राफेल से। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। MBDA ये डेवलपर है यूरोप का। MBDA मिटियोर मिसाइल लॉन्च की जा सकती है जिसकी रेंज होती है 150 किलोमीटर के आसपास। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मिलेगी MBDA स्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की सहायता से। इस मिसाइल की रेंज होती है 590 किलोमीटर के आसपास। तो देखो, इसमें तो संदेह नहीं, राफेल की कैपेबिलिटी अच्छी है। लेकिन देखो, इशू ये है कि एक तो राफेल की एक्विजिशन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। दूसरा, काफ़ी महंगा है राफेल। पहले हम 126 खरीदने वाले थे, अब 36 ले रहे हैं। आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, इंडिया में असेंबल करवाती है। मतलब कोई एयरक्राफ्ट खरीद लिया गया किसी देश से और बाकी जो चीज़ें हैं उनको इक्विप नहीं करवाया गया, उन चीज़ों को इंडिया में ही इंपोर्ट कर लिया गया और उनको असेंबल करवाया गया उस एयरक्राफ्ट के साथ। ये सस्ता पड़ता है। राफेल हमें कंप्लीट सर्विस के साथ मिल रहा है, पूरी इंटीग्रेशन के साथ मिल रहा है, इसलिए महंगा है। तो आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो आगे भी जब इंडिया को कुछ एक्वायर करना होगा, खरीदना होगा, एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो राफेल जैसे मॉडल पर शायद हम रिलाय ना करें क्योंकि राफेल काफ़ी ज़्यादा महंगा हमें पड़ रहा है और सरकार इतना बजट बार बार एलोकेट करती नहीं है एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, हम इंडिजनाइजेशन पे फोकस करें, यानी मेक इन इंडिया पे फोकस करें। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। इसके लिए देखो जो पैसा दिया गया है वो रुपये में दिया गया है, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी उस पर बुरा असर नहीं पड़ रहा है और ये सस्ता भी पड़ रहा है, ये फिजिकली अट्रैक्टिव है। तो ये जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये
इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21, MiG-27 फ्लीट को रिप्लेस कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम तेजस के साथ देखो ये है, 1980s के जो एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई नहीं करता है तेजस, और प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। मतलब जितने तेजस हमें चाहिए 2024-25 तक उतने तेजस हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, कम से कम अभी ऐसा लगता है। मतलब आने वाले 2-3 सालों में तेजस के प्रोड्यूस होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाए तो वो अलग बात है। देखो हमें आवश्यकता ये है कि 2024-25 तक हमें कम से कम 100 तेजस मिल जाएं, क्योंकि 2024-25 आते आते हमारे जो 100 एयरक्राफ्ट हैं उनको बेड़े से विड्रॉ कर लिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम तेजस के साथ ये है, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए तेजस में वो नहीं है। हालांकि HAL बोल रही है कि हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ला रहे हैं और नया वेरिएंट तेजस का हम प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। जैसे देखो एक्टिव एरे रेडार या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, ऐसी बहुत सारे जो फीचर्स होने चाहिए लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में, वो फीचर्स अभी तेजस में नहीं हैं। तो इस डायमेंशन पर काम करना होगा HAL को। उसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, ये दो चीज़ें तो देखो अपनी जगह हैं। एक तरफ इंडिया राफेल को इंपोर्ट कर रहा है फ्रांस से, और दूसरी तरफ हम खुद से तेजस को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट तीसरे प्रपोजल पर भी विचार कर रही है एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए। तेजस देखो हमारा आइडिया हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। राफेल फ्रांस का आइडिया फ्रांस में मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम सिर्फ खरीद रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट और 114 मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट जो प्रोक्योर करने की सोच रही है, वो किस मॉडल पे प्रोक्योर होगा? डिज़ाइन फॉरेन का होगा, लेकिन उसे मैन्युफैक्चर इंडिया में किया जाएगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के चैप्टर 7 के अनुसार। फिर से बोलता हूं, डिज़ाइन फॉरेन का होगा लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में किया जाएगा। आर्टिकल में ये बोला जाता है, ठीक है प्रपोजल पे विचार चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इतना सारा पैसा गवर्नमेंट देगी 114 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस बजट जो है वो काफ़ी कम होता है, और इतने बड़े लेवल पे मॉडर्न फाइटर्स को प्रोक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा, और हम राफेल भी प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये देखने लायक होगा क्या गवर्नमेंट इतना सारा पैसा अलग से रख सकती है 114 मॉडर्न फाइटर्स को प्रोक्योर करने के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल के द्वारा ये बोला जाता है, चलो देखो हम तेजस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राफेल प्रोक्योर कर रहे हैं, और तीसरे प्रपोजल पर अभी काम चल रहा है। अगर सारी प्रोक्योरमेंट समय पर हो भी गई तो देखो चाइना पाकिस्तान ये भी तो खाली नहीं बैठे हैं ना, क्योंकि हमें भी समय लगेगा। जब हम ये सारे एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करेंगे तो क्रू को ट्रेनिंग देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, इन सब चीज़ों में भी टाइम लग जाएगा। और मीनवाइल जब तक सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा, ये सारे एयरक्राफ्ट हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगे, तब तक पाकिस्तान और चाइना भी अपनी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर चुके होंगे, वो भी खाली नहीं बैठे होंगे। पाकिस्तान के पास अभी F-16 है, और चाइना भी अपने लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट है वो उपलब्ध करवाता है पाकिस्तान को। यहाँ पर देखो कुछ एयरक्राफ्ट के नाम दिए हुए हैं जो चाइना के हैं और पाकिस्तान के हैं। इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप एसेंस समझिए। इन एयरक्राफ्ट के नाम देकर राइटर हमें ये समझाना चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान तो आप छोड़ ही दीजिए, चाइना की जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे अच्छे एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। इवन चाइना तो USA से कंपटीशन करने की सोच रहा है, कर भी रहा है। तो हमें ये सोचकर निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए कि चाइना का कंपटीशन तो USA से है, USA को डरना चाहिए चाइना से। चाइना हमारा भी पड़ोसी देश है, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो हमें भी कंसर्न होना चाहिए जिस प्रकार से चाइना अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।